नमस्कार दोस्तों। तानाशाहों को एक संदेश नेपाल दे रहा है। तानाशाहों को संदेश देश के तमाम हिस्सों से मिल रहा है, बिहार से भी आ रहा है। तानाशाहों को जनता सजा देती है, यह इतिहास है। और यह जर्मनी में नाजी सेना को, हिटलर को देखने को मिला था, यही मुसोलिनी को देखने को मिला था इटली में। तो इसलिए हर तानाशाह को वह संदेश जानना चाहिए। वो राजा नहीं है, वो इस देश का चुना हुआ, किसी भी देश का चुना हुआ, जहां पर भी संवैधानिक लोकतंत्र है, चुना हुआ नुमाइंदा होता है, उसका नौकर होता है, उसका प्रतिनिधि होता है। लेकिन जब वो लाठी चलवाता है, जब वो लोगों को मारता है, जब लोगों मरते हुए लोगों के साथ वो सिर्फ फोटो सेशन करता है, तब जनता बोलती है। और जब जनता सड़क पर उतरती है तो फिर कोई बचा नहीं पाता है। जी हां, उदाहरण मैं नेपाल से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ताजा उदाहरण है। नेपाल में ओली सरकार थी अभी से कुछ घंटे पहले तक, और ओली सरकार ने जिस तरीके से जनता की आवाज दबाने के लिए, जनता को रोकने के लिए एकदम से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। कहा गया बस टिकटॉक बनाइए, बाकी और सोशल मीडिया मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो गोदी मीडिया बन गया था। वो सरकार के गुणगान के सिवा कुछ कर नहीं रहा था, और सोशल मीडिया से तमाम सच सामने आ रहे थे। तो सरकार ने उस सोशल मीडिया का गला घोटने का काम किया, बंद करने का काम किया। बहरहाल ये होना था। इस तानाशाहीपूर्ण फैसले के खिलाफ वहां की जनता निकल पड़ी, युवा निकल पड़े। और ये कोई ऑर्गेनाइज किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, जनता की आवाज थी। और होते होते वहां के स्टूडेंट्स निकले और उसमें सभी उस भीड़ का हिस्सा बनते चले गए। वो अनियोजित, असंगठित भीड़ इतना बेकाबू हुई कि उसने न पुलिस की गोलियों का मायने महसूस किया, न लाठियों का मायने महसूस किया, न सेना से डरे। वो आगे बढ़े और प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी। दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री की पत्नी वो उसमें जलकर मर गई। तमाम मंत्रियों को मारा गया, प्रधानमंत्री को मारा गया, तमाम लोग भाग गए, वित्त मंत्री की छाती पर लात मारी गई। और इस तरह से तमाम सारी घटनाएं, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, पत्नी को जिंदा जलाया गया, और प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। उसके बाद में राष्ट्रपति भवन में घुसने को हुए। राष्ट्रपति ने पद नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आओ हम आपके साथ बात करेंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। आप याद करिए, अभी कुछ ही वक्त पहले बांग्लादेश में भी कमोबेश इसी तरह हुआ था। और फिर जनता ने वहां पर एक जो है प्रधानमंत्री तय कर दिया। उसी तरीके से अब यहां पर भी बात चल रही है। लगातार तमाम घटनाएं हो रही हैं, दौड़ा दौड़ा के लोगों को पीटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में एक नाम सामने आता है, वो आता है काठमांडू के मेयर का नाम, जो बालेन शाह है। ये बालेन शाह इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और काफी काबिल माने जाते हैं। मेयर बनने के बाद में, निर्दलीय मेयर बने। मेयर बनने के बाद उन्होंने कचरा प्रबंधन से लेके तमाम तरह की जन जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के काम किया, अतिक्रमण के खिलाफ काम किया और सख्त लहजा अपनाया। कहा सब कुछ नियम से होगा, हर किसी को सेवा मिलेगी। बिजली, पानी, जो भी कुछ नगर निगम के अधीन था
उन्होंने कहा ये बेहतरीन सुविधा देना हमारी ड्यूटी है, जनता ने हमें चुना है, और उन्होंने उस पर फोकस किया। सीमित अधिकारों के बावजूद उन्होंने बेहतरीन काम करके दे दिया, और जब इतना बेहतरीन काम करके दे दिया हो तो जनता के दिलों में जगह बना लेना स्वाभाविक है। तो उन्होंने जगह बनाई, और उन बालेन शाह को माना जा रहा है कि उनको ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्हें ये व्यवस्था चाहिए, उन्हें अव्यवस्था नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नागरिकों के बारे में सोचना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, हमें ऐसी सरकार चाहिए। जब यह होता है, अभी हाल के दिनों में आपने देखा था नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना में बड़ा गले मिले थे, नरेंद्र मोदी थे, और उसके पहले जापान के मिले थे, जापान को पनौती लग गई, अब नेपाल के भी प्रधानमंत्री को पनौती लग गई। तो साहब ये आपके सामने, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इनसे मिले थे, पनौती तो लग गई। बहरहाल उनकी अब जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी हालत में वहां एक अस्थिरता की स्थिति है। क्या होगा भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह बेहद संकट की बात। आप कहेंगे मैं नेपाल की बात क्यों कर रहा हूं? मैं नेपाल की बात इसलिए कर रहा हूं, आज पूरा भारत तमाम तरह की अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है, तमाम संकट है। भारत के आधा दर्जन राज्य बाढ़ के प्रकोप में है, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में सबसे आखिरी में यह आता है जब पानी सिर से ऊपर उठ चुका। पंजाब में ही 50 से अधिक लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, हिमाचल में सैकड़ों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर में जा चुके हैं और मर रहे हैं, उत्तराखंड में भी मर रहे हैं, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी, दिल्ली में भी बुरे हालात हैं। तब प्रधानमंत्री को याद आता है कि यह भी हमारी जिम्मेदारी है। तो वो जब पंजाब पहुंचते हैं तो हवाई सर्वेक्षण करते हैं, हिमाचल जाते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं। चलिए भाई, उसके बाद में जब वो लोगों से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं यह देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके मिलने का स्टाइल आप देखिए, रेड कारपेट। यानी यहां पर भी वो जिन लोगों से मिल रहे हैं, रेड कारपेट मुलाकात कर रहे हैं, किसी से भी उसके दर्द के स्थान पे उसके दर्द का वो नहीं ले रहे। जायजा कहां से ले रहे हैं? प्लेन में बैठ के मस्ती के साथ। अब आप सोचिए, आवाज भी कान में ज्यादा ना जाए, इसलिए कान में वो भी लगाए हुए, आवाज भी नहीं सुननी है। रेड कारपेट वो बैठेंगे, उसके बाद हिमाचल जाते हैं तो रेड कारपेट बैठेंगे, रेड कारपेट में ही बात होगी। तो यह जब प्रधानमंत्री की स्थिति हो तो आप क्या कहेंगे? जब वो किसी से भी मिल रहे हैं तो जिस तरह मिल रहे हैं वो भी देखिए ना, मैं ये हिमाचल का है। तो यह स्थिति है कि प्रधानमंत्री जमीन पर पांव नहीं रख सकते हैं। वो यह नहीं समझ सकते हैं, जब वो हिमाचल में घूम रहे हैं तो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं वहां का जायजा ले रहा हूं, दूसरी तरफ वो विमान में बैठे सेना के, वायुसेना के एक अधिकारी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ कहां क्या है। देखिए आप, मतलब प्रधानमंत्री के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जनता किस हालात से जूझ रही है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण दूसरे और बहुत सारी चीजें थी। यदि वक्त पे रहते, इस पर चेता गया होता और ये हालात होते। जब आप हालात को देखेंगे तो ये पंजाब है, आप देखिए कि पंजाब के हालात क्या हैं, और इसी तरह और भी एक आध तस्वीरें हैं। इसी तरह आप यदि जो वहां पर भी जो स्थिति है
वो लोगों के साथ में आपको खुद ही लगेगा कि सब बनावटी है। मिलने का तरीका वो खुद अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और किस तरह से चीजों को बखान कर रहे हैं। और ऐसे में जब वो हिमाचल जाते हैं तो हिमाचल में भी देखिए, हिमाचल में जब मिलते हैं और उसके बाद में साहब मीडिया क्या खबरें बताएगा, क्या होगा, हिमाचल की बर्बादी का ये सीन। अब आप सोचिए जब यह बर्बादी का सीन हो तब आप इतना इजी गोइंग ले रहे हैं, और फिर मदद के नाम में क्या, ऊंट के मुंह में जीरा। जिस तरह तबाही हुई है उसमें मदद आनी चाहिए थी। आप अडानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों का तो 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, 25 लाख करोड़। यहां पर यह भी नहीं कि जो वास्तविक स्थिति है उसको भी कहीं सोचा जाए, किया जाए। 1600 करोड़, 1600 करोड़ में क्या होगा। हालात अपने आप में बद से बदतर हो और ये आप कह रहे हो तबाह हो गया है सब कुछ, लेकिन मदद के नाम पे ये कह रहे हैं। ये अपने आप में दर्दनाक है। और जब यह स्थिति हो तो सोचना पड़ता है कि आखिर हम किस देश में जी रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर इन बुरे हालात में भी आतंकियों का शिकार है, आतंकवादी घटनाएं, आतंकी सक्रिय हैं। यह बात सेना के माध्यम से निकल के आती, सरकार नहीं बताती है। आजकल शहीदों को सलाम भी कोई नहीं करता है। तो हरियाणा के कैथल के रहने वाले लांस नायक थे और वो वहां शहीद हो गए लड़ते हुए आतंकियों से। और 9 साल पहले वो भर्ती हुए थे, हाल ही में उनकी जो है शादी की बात चल रही थी। लेकिन साहब अब कोई स्थिति नहीं रहेगी। इस स्थिति में यदि देश को लाके खड़ा कर दिया हो तो आप कहेंगे कि आप कहां आ गए। आप ना आतंकवाद रोक पा रहे हैं, ना कुछ और रोक पा रहे हैं, और उसके बाद में बखान अपनी सरकार के ऐसे करेंगे कि जैसे लगता है आपने पता नहीं कौन सा आदर्श शासन दे दिया है। ये देश देख रहा है, देश के लोग पीड़ा में है, पंजाब पीड़ा में है, लेकिन ख्याल किसको है, नहीं है। और उधर देखिए आप, राहुल गांधी ने बार बार चेताया। अभी सोनिया गांधी ने कल ही लिखा था एक आर्टिकल जो द हिंदू में, और उसमें अंडमान निकोबार समूह के जो आदिवासी हैं और वहां की जन जातीय संस्कृति है उस सबको नष्ट करके और उनकी जल जमीन जंगल पे कब्जा करने का जो काम हो रहा है उसको लेके लिखा था। राहुल गांधी बार बार लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि लेह लद्दाख से लेकर के देश के तमाम हिस्सों में जिस तरीके से प्राकृतिक दोहन हो रहा है, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और चीजों को पनपाया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों को सब सौंप देने के लिए सारा काम किया जा रहा है, ऐसे में बर्बादी तय है। हिमाचल की तबाही का कारण एकमात्र यही है, यही उत्तराखंड की तबाही का कारण है। और पंजाब में अवैध कब्जे जो कराए गए और सब कुछ किया गया, माइनिंग की गई, वो है। निश्चित रूप से जो हालात बने हैं वो चिंताजनक है। ऐसे में लद्दाख में भूस्खलन होता है, 3 जवान वहां पर भी शहीद हो जाते हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। अब आप सोचिए, कोई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रहा है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। मर जाइए आप, मरने के लिए। इसी तरह कुल्लू में लैंडस्लाइड हुई और वहां पर 5 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार यह स्थिति है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत रही है और अहमदाबाद में इसी तरीके से घटना हुई और वहां पर करंट फैल गया और उससे एक दंपत्ति की मौत हो गई। अब आप सोचिए, आपकी सबकी मौत का कारण आप बन रहे हैं, तबाही का कारण बन रहे हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और आप सिर्फ राजनीति एक चश्मे से सब देखते हैं। उधर बिहार में
तमाम परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली हो रही है, जिस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, युवा प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, मारा जाता है, सब ये किया जाता है। ऐसे पीटा जा रहा है जैसे वो देश के दुश्मन हो, न जाने क्या हो, और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। सब जब ये होगा तो निश्चित रूप से जनता उबाल खाएगी। मणिपुर से लेके सब जगह जिस तरह आपने उपेक्षित छोड़ा है, चंद चंद मिनट के लिए आप कुछ राज्यों में जाकर के और हवाई सर्वेक्षण करके कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने सांसदों, अपने विधायकों से मिल करके आप खुश हो जा रहे हैं। अपने चंद लोगों, चुने हुए लोगों को, जिनको लाल पट्टा पहना करके आप उनसे मिल लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपने बड़ा महान कार्य कर दिया। असल में आपने इस देश के लिए जहर बो दिया। युवाओं का भविष्य खतरे में है, देश के लोगों का भविष्य खतरे में है, जल जमीन जंगल खतरे में है, खेत खलिहान खतरे में है, इंडस्ट्री खतरे में है, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। ट्रम्प के टैरिफ का आप सही समाधान तक नहीं निकाल पाए और 50% टैरिफ के कारण तमाम व्यापार, व्यवसाय, उद्योग सब बंद हो रहे हैं। जब ये हालत हो रही हो तो आपसे उम्मीद क्या की जाए कि आप जाएंगे, ये अच्छा कर देंगे, ऐसे कर देंगे? नहीं है। आप सिर्फ डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जो है वो कब्जे में ले सकते हैं। और इस तरह के जब आप कार्य करेंगे, निश्चित रूप से एक चिंताजनक हालात बनते हैं। आपने वही किया है। लेकिन जमीन पर जो लड़ रहे हैं, जमीन पर जो मदद कर रहे हैं, वो आप देखिए। मेवात, जिस मेवात को आप गाली देते रहे, वहां के मुसलमानों ने जिस तरीके से वहां मदद भेजी है पंजाब में, अपनेपन का एक प्रतीक है। इसी तरीके से लुधियाना से जो शाही इमाम है, उनके नेतृत्व में तमाम मुसलमानों ने मदद भेजी है। सिख संगत, गुरुद्वारे सब पूरे लगे हुए हैं। और जो पंजाब के तमाम गायक हैं, स्टार हैं, वो जाकर के वहां मदद भी कर रहे हैं। सोनू सूद जैसे लोग जो है वहां पर खुद उतरे हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, दूसरी जगह उतरे हुए हैं, मदद कर रहे हैं। सलमान खान ने मदद भेजी है। कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सारी पूरी टीम उतरी हुई है। खुद वहां के प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा जो कांग्रेस का है उसके अध्यक्ष समेत तमाम सारे लोग वहां जमीन पर लगे हैं। महिला कांग्रेस की टीमें हरियाणा से वहां गई हैं और वहां मदद कर रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? वहां के पंजाब के तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मदद कर रहे हैं। वो अपने अपनी फैक्ट्रियों में वहां मदद के लिए तमाम चीजें बना रहे हैं। कोई नाव बना रहा है, कोई और चीज बना रहा है, कोई दूसरे तरह से मदद कर रहा है। कई ने अपने घरों को, अपने दूसरे कारखानों को लोगों के शरण स्थली बना दिया है। लेकिन सरकार ने क्या किया? ना तो राज्य सरकार कुछ कर रही है, न केंद्र सरकार कुछ कर रही है। दोनों सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, हवाई ड्रामे। हवाई ड्रामे के लिए नहीं चुना गया। ऐसे में बालेंदु शाह जैसे लोगों की उम्मीद होती है जो व्यवस्था की बात कर। ऐसे में राहुल गांधी की उम्मीद होती है जो जननायक बन के अपनी पूरी टीम को लगाते हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, बावजूद इसके वो अपनी पूरी टीम झोंके हुए हैं वहां। लेकिन आप सिर्फ ड्रामे कर सकते हैं। वोट चोरी करके सरकार बना लेने से कुछ नहीं। इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ तमिलनाडु से लेके ऊपर तक हर जगह अब चर्चा हो रही है। हर कोई कह रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। तो आपको डर लगता है जनता के बीच जाने में। जी हां, इसीलिए आप हवा में सफर किए, जंगल में उतरे, जनता के बीच नहीं गए। जनता के बीच जननायक जाता है, अभिनेता नहीं। जी हां, आप अभिनेता हैं, मदारी हैं। जय